चलिए बाबा, आप जो नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन हम करने वाले हैं वो है वैल्यूएशन। सर कैसा चैप्टर है? ये ग्रेडेड चैप्टर है, 6 मार्क एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सुनिए, जब भी आप कस्टम्स में वैल्यूएशन पढ़ते हैं तो आपको दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। एक होता है सर पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, मतलब अगर मैं यूएस से गुड्स मंगा रहा हूं तो यूएस पोर्ट जो है वो पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन बनेगा। ठीक है सर। अगर मैं गुड्स इंडिया मंगा रहा हूं तो इंडियन पोर्ट जो है वो पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन बनेगा। तो सर फिर से बता दीजिए, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन एंड पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन। यूएस से अगर गुड्स मंगा रहा हूं तो यूएस इज द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन। इंडिया अगर गुड्स मंगा रहा हूं तो इंडिया इज द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन। हमेशा याद रखिएगा। सर अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए। यूएस से अगर गुड्स आ रहे हैं इंडिया तो यूएस में जो फैक्ट्री से, समझ लीजिए मैं गुड्स मंगा रहा हूं, उस फैक्ट्री के बाहर अगर गुड्स को छोड़ दिया जाए तो उन्हें हम बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। सर ये एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है? एक्स फैक्ट्री प्राइस होता है प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये जो व्यक्ति बनाने वाला है इसका जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है प्लस इसका जो भी प्रॉफिट है, इन दोनों को जोड़ के बोला जाता है सर एक्स फैक्ट्री प्राइस। मैंने इसको बोल दिया कि मुझे गुड चाहिए, शिप के बाजू तक पहुंचा के दे, उसे बोला जाता है फ्री अलोंग साइड द शिप। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक यूएस के बंदे से हुआ और उसने बोला एक्स फैक्ट्री, मतलब वो बोल रहा है सर मेरी फैक्ट्री के बाहर गुड छोड़ दूंगा, आगे का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। अगर सर उसको मैंने बोला कि तू शिप को एटलीस्ट, तू गुड्स को एटलीस्ट शिप तक तो पहुंचा के दे, तो वो क्या करेगा? एक्स फैक्ट्री प्राइस के साथ उसका और क्या क्या खर्चा जुड़ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जुड़ेगा सर, लोडिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी लोकल फ्रेट वगैरह लगते हुए गुड्स यहां पहुंच जाएगा। यहां से वो अनलोड करा देगा, अनलोड करा के गुड्स को शिप के बाजू तक पहुंचाने वाले खर्चे को हम बोलते हैं फ्री अलोंगसाइड द शिप। मतलब अंडर एफएस कॉन्ट्रैक्ट सेलर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द गुड्स अलोंगसाइड द शिप। ऑल द एक्सपेंसेस टिल द गुड्स रीच अलोंगसाइड द शिप आर बोर्न बाय द सेलर पोस्ट दैट रिस्क ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू द बायर। मतलब एक बार उसने जो गुड्स यहां पहुंचा दिए उसके बाद बोलेगा सेलर मेरा काम खत्म सर, अब आप जानो, आपका गुड जाने, आप उन गुड्स को लोड करा के आगे ले जाओ। तो सर ही इज रिक्वायर्ड टू लोड द गुड्स, मतलब बायर का खर्चा है। अब रिस्क ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू द बायर, बायर गुड्स को लोड कराएगा, जो भी खर्चा है वो बियर करेगा। कहां से? इसके बाद से। तो सर उसके बाद क्या क्या और एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, और एक जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है जिसे हम बोलते हैं एफओबी। अब सर अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक सेलर के साथ ऐसे हुआ है एफओबी कॉन्ट्रैक्ट, तो सर वो क्या करेगा? वो गुड्स को फर्दर शिप में लोड भी करा के देगा। तो एफओबी में क्या होता है? फ्री अलोंग साइड द शिप के साथ लोडिंग प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी भी सेलर बियर करता है, और फिर उसे हम बोलते हैं एफओबी। एफओबी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेलर रेस्पॉन्सिबल होता है जब जहां तक, कहां तक के खर्चे? जब तक गुड्स शिप में लोड नहीं हो जाए। तो सर द सेलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द गुड्स ऑन द शिप, ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम हिज फैक्ट्री टिल द गुड्स loading of the goods in the ship are undertaken by the seller. Post loading the goods, post loading the risk is transferred to the buyer who has to bear the transportation, insurance etc. मतलब यहां तक के सारे खर्चे सेलर के, उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस वगैरह बायर का खर्चा रहेगा। समझ लीजिए मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अरे नालायक बहुत सारे गुड्स लूंगा, इंडिया तक पहुंचा के दे। तो उसने बोला ठीक है सर इंडिया तक पहुंचा के देंगे। अगर सेलर ने बोल दिया कि हम इंडिया तक पहुंचा के देंगे तो सर उसे हम बोलते हैं कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF। मतलब एफओबी के साथ अगर आप जोड़ दोगे जो रास्ते का इंश्योरेंस है, रास्ते का जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसे हम बोलते हैं CIF, इंश्योरेंस एंड सर जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। और एक बार गुड्स जो इंडियन पोर्ट को हिट हो गए उसे हम बोलते हैं CIF। और याद रखिएगा इसे ही वैल्यू लिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन अंडर कस्टम, CIF वैल्यू। सर अब यहां से अनलोडिंग होना, फर्दर लोड होना, आगे जाना, यहां से कोई और ICD को जाना, सर कोई CFS को लेके जाना, कोई ट्रांजिट, ट्रांसशिपमेंट वगैरह का खर्चा कुछ ऐड नहीं होगा। बेटा याद रखना ये जो इंडियन पोर्ट है इसको जैसे ही शिप हिट हो गया तो सर उसके बाद के हम खर्चे कोई भी नहीं जोड़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा एक बार शिप हिट हो गया इंडियन पोर्ट को, उसके बाद के कोई भी खर्चे हमें नहीं जोड़ने हैं। उसके पहले का खर्चा सर सारा जोड़ना है
कुछ भी आपको छोड़ के नहीं आना है। सारा खर्चा, इस पोर्ट के पहले का खर्चा जोड़ लेना है, इसके बाद का खर्चा कुछ नहीं जोड़ना। एक बार शिप जो इंडियन पोर्ट को टच हो गया तो सर उसके बाद के खर्चे कुछ नहीं लेने हैं। अनलोड करो चाहे फर्दर लोड करो, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी खर्चा नहीं आएगा। आप मुझे बताइए क्या आप लोगों को एक्सफैक्ट्री, FAS, FOB एंड CIF का मतलब समझ में आ गया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आ जाइए आगे। CIF का मतलब यहां लिखा है कि सर यहां सेलर अंडरटेक करता है कि मैं आपके गुड्स को इंडियन पोर्ट तक पहुंचा के दूंगा। इंडियन पोर्ट तक जब तक गुड्स टच नहीं हो जाएंगे तब तक का खर्चा मेरा, उसे बोला जाता है CIF वैल्यू। चलिए आ जाइए, अब वैल्यूएशन कर लेते हैं। जब भी आप वैल्यूएशन चैप्टर में वैल्यू करोगे तो वैल्यूएशन चैप्टर का वैल्यू में दो आता है। सेक्शन नंबर 14 हम पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 14 में सेक्शन नंबर 14(1) आता है एंड सेक्शन नंबर 14(2) आता है कि मैंने अगर गुड्स इंपोर्ट किए हैं और मेरे इंपोर्ट किए हुए गुड्स के ऊपर अगर टैरिफ वैल्यू गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है तो सर चाहे मैं कोई भी रेट में गुड्स को इंपोर्ट करूं, गवर्नमेंट ड्यूटी असेसेबल वैल्यू जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है जिसे हम टैरिफ वैल्यू बोलते हैं उसी पे ड्यूटी लेगा। तो सर फॉर नोटिफाइड गुड्स विच आर फिक्स्ड बाय द CBIC, गोल्ड सिल्वर वगैरह के ऊपर हमेशा असेसेबल वैल्यू किसको लेना है? टैरिफ वैल्यू जो बेसिकली गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। ठीक है सर, उसको छोड़ के सेक्शन नंबर 14(1) बोलता है जनरली हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम वैल्यू लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कैसे देते हैं? कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू वैल्यू इंटू रेट ऑफ ड्यूटी इंटू रेट ऑफ एक्सचेंज। पहले लिख लीजिए आप, बेटर होता है। रेट ऑफ एक्सचेंज इंटू रेट ऑफ ड्यूटी। अब सर हम सीख रहे हैं वैल्यू कैसे निकालना है, तो इन्होंने बोला है वैल्यू कैसे निकलेगा 14(2) के हिसाब से। अगर आपके गुड्स के ऊपर सर टैरिफ वैल्यू एप्लीकेबल है तो टैरिफ वैल्यू विल बी द असेसेबल वैल्यू। अगर आपके गुड्स के ऊपर टैरिफ वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है तो सर ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी द वैल्यू। ठीक है सर, अब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए बोला गया है रमेश जो भी प्राइस तू देगा, प्राइस पेड दे दिया है या जो भी प्राइस देने वाला है, टोटल पेमेंट मेड और टू बी मेड आपको देखना है। तो सर मैंने अगर गुड्स इंडिया के बाहर से मंगाए हैं, जो भी मैं देने वाला हूं या जो भी मैंने दे दिया है वो बनेगा। ठीक है सर, प्लस When goods are sold for export to India, मतलब उसने इंडिया गुड्स भेजे हैं और इंडिया भेजने के लिए जो भी प्राइस ले रहा है, प्लस फॉर द डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन उसने इंडिया भेजा है। तो सर अगर इंडिया भेजने पे जो गुड्स का वैल्यू होता एट द पोर्ट ऑफ इंडिया इंपोर्टेशन, मतलब इंडियन पोर्ट पे जो वैल्यू होता वो लेना है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको CIF वैल्यू लेना है एज योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। एंड बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए। एंड सर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तभी आप ट्रांजैक्शन वैल्यू ले सकते हो। सर ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? जो मैं उसे देने वाला हूं, कब? जब वो गुड्स इंडिया बेचा है। तो सर उसके बाद इंडियन पोर्ट पे जो वैल्यू होता है दैट इज द CIF वैल्यू। हम दोनों रिलेटेड नहीं है और मैं उसे सिर्फ पैसा देने वाला हूं। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लेना है। अब जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, हम वैल्यूएशन अलॉन्ग विद वैल्यूएशन रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है बाबा, अब सुनिए। अब फर्स्ट पॉइंट आता है कि आप जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस रूल नंबर 11 बोलता है आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन बाय द इंपोर्टर और इज एजेंट डिस्क्लोजिंग फुल एंड एक्यूरेट वैल्यू। समझ लीजिए आपने आईफोन मंगाए इंडिया के बाहर से 50,000 में मंगाए हैं, तो सर आप एक डिक्लेरेशन दे दीजिए जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे कि सर मैंने ये गुड्स मंगाए इंडिया के बाहर से और इतने वैल्यू में मंगाए हैं। अब सर ऑफिसर क्या करेगा? आपका डिक्लेरेशन को उठाएगा और चेक करेगा कि क्या आप सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। तो सर ए प्रॉपर ऑफिसर हैज अ डाउट एज टू द ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, अगर उसे डाउट है तो सर वो रीअसेसमेंट कर देगा। क्या याद आ रहा है सर? जब गुड्स आते हैं आप सेल्फ असेसमेंट करके ड्यूटी पे करके डिपार्टमेंट के पास जाते हो, डिपार्टमेंट आपको क्लियरेंस ऑर्डर देता है। उससे पहले का स्टेज हो रहा है कि सर आपने क्या किया, आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करते हुए रूल नंबर 11 में बेसिकली आपने डिक्लेरेशन दिया। अब आपका जो डिक्लेरेशन था, अगर प्रॉपर ऑफिसर को डाउट है तो आपको बोलेगा आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, एविडेंस दीजिए। और एक बार आपसे एविडेंस मिल गया या आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल गया, आपसे रेस्पॉन्स मिल गया या आपने रेस्पॉन्स नहीं किया और प्रॉपर ऑफिसर को स्टिल डाउट है आपके ऊपर, तो आपका रिजेक्ट कर देगा ट्रांजैक्शन वैल्यू जो आपने डिक्लेयर किया है। और सर
आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो आपको इंटीमेट करेगा ग्राउंड, आपको इंटीमेट करेगा ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग, और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, और उसके बाद अप्लाई कर देगा वैल्यूएशन रूल, और सर वैल्यूएशन रूल अप्लाई करते हुए आपका गुड्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेगा। सर सुनिए, मैंने क्या किया, मैंने ट्रांजेक्शन वैल्यू जो था उसका एक डिक्लेरेशन दिया, ऑफिसर को कोई डाउट नहीं हुआ, तो क्या होगा अब सुनिए। तो सर सेक्शन नंबर रूल नंबर 32 आएगा, रूल नंबर 32 ऑफ द कस्टम वैल्यूएशन रूल, जो बोलता है कि सर अगर आपने 4 कंडीशन फुलफिल कर दी, अगर आपने 4 कंडीशन फुलफिल कर दी, यस सर मैंने 4 कंडीशन फुलफिल कर दी, तो ये बोल रहे हैं अगर आपने 4 कंडीशन फुलफिल कर दी तो जो आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा बेसिकली सीएफ वैल्यू, वही एसेबल वैल्यू ले लिया जाएगा एज पर यस 3.1 के हिसाब से आपका जो भी सीआईएफ वैल्यू था उसी को एसेसेबल वैल्यू ले लिया जाएगा, लेकिन सर सीआईएफ में छोटा मोटा एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सर एक बात बताइए, ये कौन सा 4 कंडीशन है जो मुझे फुलफिल करना पड़ेगा तब मेरा सीआईएफ वैल्यू को ही एसेबल वैल्यू ले लिया जाएगा। ये 4 कंडीशन के बारे में हम पढ़ते हैं, इधर लिखा गया है, देखिए, नो रेस्ट्रिक्शन एज टू द डिस्पोजिशन और यूज ऑफ द गुड्स बाय द बायर एक्सेप्ट गोपाल कंडीशन। मतलब सर मैंने जो गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किए हैं उस पर कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ये बोल रहे हैं नो रेस्ट्रिक्शन एज टू द डिस्पोजिशन और यूज ऑफ द गुड्स। मतलब इंडिया के बाहर से जो व्यक्ति ने मुझे गुड्स बेचे हैं उसे मुझे कोई भी कंडीशन लगा के नहीं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा के नहीं देना है कि सर आप ये गुड्स इन्हें ही बेच पाओगे, अगर रेस्ट्रिक्शन होगा तो गुड्स का प्राइस इंपैक्टेड होगा। ठीक है सर, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, अगर रेस्ट्रिक्शन होगा तो वैल्यूएशन रूल लगा दिया जाएगा। उसके बाद बोला है अगर रेस्ट्रिक्शन गोपाल रेस्ट्रिक्शन होता है तो चलेगा। गोपाल मतलब जी फॉर ज्योग्राफिकल एरिया का कोई रेस्ट्रिक्शन है, अदर रेस्ट्रिक्शन जो इंपैक्ट नहीं कर रहा है वैल्यू को, P फॉर पब्लिक अथॉरिटी, PA पब्लिक अथॉरिटी का रेस्ट्रिक्शन, एंड L फॉर लॉ का अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो चलेगा। उसके अलावा कोई भी रेस्ट्रिक्शन अगर है तो नहीं चलेगा, आपका जो वैल्यू है उसको ऑफिसर क्या करेगा, वैल्यूएशन रूल लगा के वैल्यू फाइंड आउट करेगा। सर उसके बाद आपका जो सेल है, सेल इज नॉट सब्जेक्ट टू अ कंडीशन फॉर विच वैल्यू कैनॉट बी डिटरमाइंड। मतलब इंडिया के बाहर से जो व्यक्ति मुझे गुड बेच रहा है उसने कोई कंडीशन वगैरह भी नहीं लगाना चाहिए कि मैं तुझे ये बेचूंगा तो तू मुझे ये बेचेगा, मैं तुझे ये बेचूंगा तो तुझे ये भी लेना पड़ेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल सेल होना चाहिए, नहीं तो वैल्यूएशन रूल लगा दिया जाएगा। उसके बाद सब्सिक्वेंटली मुझसे कुछ भी पे नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार जो गुड्स इंपोर्ट किए उसके बाद उन गुड्स इंपोर्टेड के लिए मैं सब्सिक्वेंटली अगर कुछ पे कर रहा हूं तो इसका मतलब जब ऑफिसर वैल्यूएशन कर रहा है तो सर कुछ और भी फ्यूचर में पेएबल है, जो फ्यूचर में पेएबल है अगर वो डिटरमाइनेबल है तो सर वो इधर ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अगर मैं सब्सिक्वेंटली कुछ पे करने वाला हूं, नो सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड टू अक्रू टू द सेलर विथ रेस्पेक्ट टू विच एडजस्टमेंट कैन नॉट बी मेड। अगर एडजस्टमेंट किया जा सकता है तो आप सीएफ में एडजस्ट कर दीजिए, एडजस्टमेंट नहीं होगा तो वैल्यूएशन रूल। उसके बाद बायर एंड सेलर आर अनरिलेटेड, लेकिन सर बायर एंड सेलर रिलेटेड है तो सर वैल्यूएशन रूल लगेगा। लेकिन फिर रूल नंबर 3 बोलता है कि सर इवन इफ द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएगा अगर आप प्रूव कर देते हो कि रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस नहीं किया था प्राइस को, रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस नहीं किया था प्राइस को, और ऑफिसर इवन दो हम रिलेटेड है लेकिन फिर भी अगर इंपोर्टर डेमोन्स्ट्रेट कर देता है कि सर जो मैंने ट्रांजैक्शन वैल्यू डिक्लेयर किया है अगर आप वैल्यूएशन रूल नंबर 4, 5, 7, 8 भी लगा लोगे तो भी मैंने जो वैल्यू डिक्लेयर किया है उसके नजदीक ही आएगा आपका वैल्यू। एंड सर अगर आप ये सब कर लेते हो तो ये बोल रहे हैं, अगर ये सब कर लेते हो तो सर रूल नंबर 3.1 एसेबल वैल्यू इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन अगर आप ये चारों कंडीशन में फेल हो गए तो ये बोल रहे हैं, रूल नंबर 3.4 बोलता है इफ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर 3.1, मतलब आप सीआईएफ वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो वैल्यूएशन रूल लगेगा। और फिर आ जाता है वैल्यूएशन रूल नंबर 4। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या बोला, हमेशा याद रखिएगा 14.1 एंड 14.2। सर 14.2 में टैरिफ वैल्यू अगर डिक्लेयर्ड है टैरिफ वैल्यू नहीं है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है, प्राइस पेड और पेएबल व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू इंडिया। सर मतलब एक्सपोर्ट टू इंडिया है। सर उसके बाद हाँ
डिलीवरी एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, इंडियन पोर्ट पे जो वैल्यू होगा सीआईएफ वैल्यू, बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं है। एंड सर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो आप ट्रांजेक्शन वैल्यू लीजिए। उसके बाद रूल नंबर 11 बोलता है ट्रांजेक्शन वैल्यू लेने के बाद आप एक डिक्लेरेशन दीजिए। अगर ऑफिसर को डाउट हुआ तो वैल्यूएशन रूल लगाएगा, अगर डिक्लेरेशन पे कोई डाउट नहीं हुआ तो सर रूल नंबर 3(2) का कंडीशन देखा जाएगा, नो रेस्ट्रिक्शन, नो कंडीशन, नो सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड शुड गो, जिसके लिए आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाओ। एंड द लास्ट वन ओवर हियर इज कि सर चौथा कंडीशन बोलता है बायर एंड सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड। लेकिन सर अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड है, तो अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड है और आप प्रूव कर दो कि सर रिलेशनशिप के कारण प्राइस में कोई इंफ्लुएंस नहीं है, तो बेटा जो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी को असेसेबल वैल्यू ले लिया जाएगा और उसी पे ड्यूटी असेस किया जाएगा। लेकिन सर अगर चारों कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पाए तो बेटा आ जाइएगा, वैल्यूएशन रूल लगाया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जीएसटी में हम जब पढ़ते हैं, जीएसटी में हम जब रिलेटेड पर्सन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं एस फॉर शेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25%, यहां सिर्फ 5% इन बोथ ऑफ देम, तो बोथ ऑफ देम रिलेटेड। सी फॉर कंट्रोल, ओ फॉर ऑफिसर और डायरेक्टर, पी फॉर पार्टनर, ई फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। फैमिली यहां डिफाइंड नहीं है, तो आप एक बार के लिए जीएसटी वाला जो नॉर्मल फैमिली ले लीजिएगा। उसके बाद सोल एजेंट, यहां पे सर सोल एजेंट कस्टम्स में इंडिया में अगर आपका एक सोल एजेंट है तो वो रिलेटेड नहीं है अनलेस सोल एजेंट फॉल होता है फैमिली या स्कोप में। मतलब सोल एजेंट, ओनली सोल एजेंट रिलेटेड नहीं होगा। अगर एजेंट फॉलो हो रहा है फैमिली में या एजेंट फॉलो हो रहा है कहीं भी स्कोप में तो सर वो रिलेटेड होगा, अदरवाइज वो रिलेटेड नहीं होगा। इज माई पॉइंट 100% क्लियर? चलें आगे। अब सुनिए, अब सर अगर वैल्यूएशन रूल लगाना है, समझ लीजिए ऑफिसर वैल्यूएशन रूल लगा रहा है, या सर समझ लीजिए आपने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं की तो वैल्यूएशन रूल लगाया जा रहा है। तो बेटा पहला जो वैल्यूएशन रूल आता है वो आता है कि सर असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। आपके गुड्स का वैल्यू आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू ले लिया जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सर? ये आइडेंटिकल गुड्स क्या होता है? आइडेंटिकल गुड्स मतलब होता है इंपोर्टेड गुड्स, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्टेड गुड्स जो सेम इन ऑल रेस्पेक्ट है। समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। समझ लीजिए यहां पे कुछ गुड्स इंपोर्ट किए हैं, शाहरुख खान ने इंपोर्ट किए हैं। शाहरुख खान ने इंपोर्ट किए लुंगी इंपोर्ट की सर गोवा में, ठीक है। अब गोवा का ऑफिसर इस गुड्स का वैल्यूएशन रूल लगा के वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहा है, तो ऑफिसर क्या करेगा? अब ऑफिसर बोल रहा है इन लुंगीज का वैल्यूएशन करना है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है ये जो लुंगीज मंगाई गई हैं इनका वैल्यू पे मुझे डाउट है। तो इस केस में जब वैल्यूएशन रूल लगाया जाएगा तो सर ऑफिसर क्या करेगा? ये ऑफिसर ढूंढना चालू करेगा कि सर पहले हम ये ढूंढते हैं कि ऐसा आइडेंटिकल लुंगी किसी ने मंगाया था क्या, उसने जो वैल्यू लगाया था वही शाहरुख खान के केस में हम लुंगीज पे वही वैल्यू अप्लाई कर देंगे। तो यहां बोला गया है कि सर वैल्यूएशन रूल में जो पहला रूल है, रूल नंबर 4, वो बोलता है आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू। आइडेंटिकल गुड्स क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। इंपोर्टेड गुड्स, जो इंपोर्ट किए हुए गुड्स हैं, इंपोर्टेड गुड्स सेम इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट माइनर डिफरेंस। हमेशा याद रखिएगा आइडेंटिकल गुड्स क्या होते हैं? इंपोर्टेड गुड्स। मतलब ऑफिसर कोई भी लोकल गुड्स का वैल्यू नहीं लगा सकता। इंपोर्टेड गुड्स सो सेम इन ऑल रेस्पेक्ट है, छोटा मोटा डिफरेंस चलेगा, ठीक है सर। उसके बाद इट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री बाय द सेम और डिफरेंट पर्सन, ठीक है सर। उसके बाद बट इट डज नॉट इंक्लूड, उन गुड्स को इंपोर्टेड गुड्स नहीं लिया जाएगा, दोज इंपोर्टेड गुड्स विथ रेस्पेक्ट टू विच engineering or design work was undertaken in India by the buyer and provided to the seller free of cost or at reduced cost for use। मैंने अगर कोई गुड्स जो इंपोर्ट किए थे पहले, किसी ने अगर कोई गुड्स इंपोर्ट किए थे जिनका डिजाइन इन इंजीनियरिंग इंडिया में अंडरटेक करके दिया गया था, तो बेटा याद रखना डिजाइन इन इंजीनियरिंग अंडरटेकन इन इंडिया वैल्यू में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो वो जो गुड्स आए होंगे पहले, जो किसी ने इंपोर्ट किया होगा जिसका डिजाइन इन इंजीनियरिंग अंडरटेकन इन इंडिया था, उन गुड्स का तो वैल्यू कम होगा, तो उनको आइडेंटिकल गुड्स कभी नहीं लिया जाएगा, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा आप याद रखना आइडेंटिकल गुड्स मतलब होता है इंपोर्टेड गुड्स, सेम होता है सारा रेस्पेक्ट में, सेम कंट्री में बने हुए हो बाय सेम और डिफरेंट पर्सन, ठीक है सर। उसको हम बोलते हैं इन आइडेंटिकल गुड्स। तो सर अगर आपने आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू लगाना है, जो आइडेंटिकल गुड्स इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम दैट द गुड्स बीइंग वैल्यूड लेना पड़ेगा। आइडेंटिकल गुड्स कौन सा लेना पड़ेगा सर? समझ लीजिए शाहरुख खान ने मंगाए हैं 2022 में लुंगीज मंगाए हैं, तो जब ये ऑफिसर आइडेंटिकल गुड्स ढूंढ रहा है, सेम टू सेम गुड्स ढूंढ रहा है, तो ऑफिसर क्या करेगा? आइडेंटिकल गुड्स उनको लेगा। समझ लीजिए चेन्नई पोर्ट पे लुंगीज आई थी, तो सर
ये लुंगी समझिए 2012 में आई थी, उनको आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू नहीं ले सकता है। इसको देखना पड़ेगा। अगर 2022 में जो गुड्स मंगाए हैं उनका मैं आइडेंटिकल गुड्स फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहा हूं, तो सर 2022 में ही किसी और ने अगर लुंगीज मंगाई थी एंड इंपोर्टेड into India at or about the same time as goods being valued, तो सर उन गुड्स के लिए 2022 में जो लुंगी मंगाई थी उनका ये जो व्यक्ति मंगाया था इसने कितना पैसा पे किया था उसको लेना पड़ेगा। उसके बाद सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी। शाहरुख खान ने मंगाई थी 10 लुंगी, ठीक है, और ये जो व्यक्ति है ये अगर 1000 लुंगी मंगाया था तो डेफिनेटली ये तो सेम कमर्शियल लेवल नहीं हुआ, तो सर इसके लिए तो इसे डिस्काउंट वगैरह मिला होगा। तो ये बोल रहे हैं आप देखिए कि किसी और ने क्या कहीं 10 लुंगीज मंगाई थी, तो सर 10 15 12 लुंगीज अगर मंगाई थी वही सेम कमर्शियल लेवल पे, तो उसे कितना प्राइस पड़ा था। उसके बाद अगर डिफरेंट कमर्शियल लेवल और क्वांटिटी अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर देना, क्योंकि 1000 यूनिट मंगाया होगा तो उसे डिस्काउंट मिला होगा, डिस्काउंट्स वगैरह हटा देना और अपने गुड्स का वैल्यू निकाल लेना। तो इन्होंने बोला आपको आइडेंटिकल गुड्स लेना है। पहला बात, आइडेंटिकल गुड्स कौन सा होता है सर? आइडेंटिकल गुड्स वो होता है जो सेम इन ऑल रेस्पेक्ट होता है, सेम कंट्री में प्रोड्यूस होता है, और सर सेम पर्सन ने प्रोड्यूस किया है, डिफरेंट पर्सन ने किया है तो भी चलेगा। उसके बाद आइडेंटिकल गुड्स वो होता है जो इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम होता है, सेम क्वांटिटी में। मैंने 10 लुंगी मंगाया, अगर उस गुड्स को आइडेंटिकल गुड्स ले रहे हो तो उन्होंने भी 10 12 15 लुंगी मंगानी होनी चाहिए, तभी तो हम दोनों उसका प्राइस मेरे को लगा पाओगे। लेकिन सर अगर डिफरेंट कमर्शियल लेवल है तो भी थोड़ा एडजस्ट करके लगा सकते हो। उसके बाद सर शाहरुख खान ने तो जब लुंगी मंगाई यहां एक जापानीज बंदे से, तो उसका तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस कम पड़ा होगा, लेकिन यहां से इसी बंदे ने जब चेन्नई में भेजा होगा तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस ज्यादा होगा। तो गवर्नमेंट बोल रहा है ऑफिसर जब आप वैल्यूएशन करोगे तो आप एक काम कर लीजिएगा, आप एक काम कीजिएगा, जब वैल्यूएशन करोगे तो आप एडजस्ट कर दीजिएगा फ्रेट एंड इंश्योरेंस। यहां के लिए जब फ्रेट एंड इंश्योरेंस लिया था उस ऑफिसर ने, तो सर यहां के वैल्यूएशन में जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस होगा वो ज्यादा होगा। आप एक काम कीजिएगा, आप जब फ्रेट एंड इंश्योरेंस यहां जब आपका ऑफिसर लेगा तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस को एडजस्ट कर लेगा। यही बोला गया है, एडजस्ट फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस इफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर है तो, नहीं तो छोड़ देना। उसके बाद अगर सर मोर देन वन ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स है तो कोई बात नहीं, अगर एक से ज्यादा आइडेंटिकल गुड्स निकल गए तो जो भी लोएस्ट है वो ले लेना। ठीक है सर। अब समझ लीजिए शाहरुख खान ने जो लुंगी मंगाई है वैसा सेम टू सेम लुंगीज नहीं मिल रहा है ऑफिसर को, तो सर सेम टू सेम नहीं मिल रहा है तो सिमिलर ले ले। यही बोला है कि अगर रूल नंबर 5 बोलता है एसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स भी आप ले सकते हो। अगर सिमिलर गुड्स क्या होता है सर? सिमिलर गुड्स होता है इंपोर्टेड गुड्स नॉट अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट बट सर सेम कैरेक्टरिस्टिक होता है, एंड सर लाइक कंपोनेंट ऑफ मटेरियल होता है, enabling them to perform same function and commercially interchangeable होते हैं। और सर ये जो मैंने यहां पे पैराग्राफ लिखा था ये सेम रिपीट हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री और एंड बाय द सेम और डिफरेंट पर्सन। एंड सर इनको आपको सिमिलर गुड्स नहीं लेना है, जिसके लिए आपने डिजाइन इंजीनियरिंग इंडिया में करा के दिया होगा उन गुड्स को आपको सिमिलर गुड्स में नहीं लेना है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये? एसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स। एसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स। सिमिलर गुड्स क्या होता है? जो आपने इंपोर्ट किए हैं। समझ लीजिए यहां पे शाहरुख खान का लुंगीज का वैल्यूएशन किया जा रहा है, तो जब शाहरुख खान का लुंगीज का वैल्यूएशन किया जाएगा तो सर वो क्या लेगा? वो आइडेंटिकल गुड्स का लेगा। अगर आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो सिमिलर गुड्स का वैल्यू लेगा। सिमिलर गुड्स क्या होता है? सिमिलर गुड्स होता है इंपोर्टेड गुड्स नॉट अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट, सेम टू सेम नहीं है लेकिन सर वैसा ही काम कर देता है। मतलब लुंगीज को कमर में बांधते हैं तो सर सिमिलर टाइप ऑफ लुंगीज को भी कमर में बांधने के लिए ही यूज किया जाता है। नॉट अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट बट हैव लाइक characteristic and like component of material enabling them to perform same function and commercially interchangeable। अगर है सर, मैं गया था बाजार में लुंगी लेने के लिए, समझ लीजिए फ्लोरल लुंगीज नहीं मिली तो चेक्स वाली लुंगीज लेके आ जाऊंगा, तो सर सिमिलर लुंगीज का प्राइस भी चलेगा। यही बोला गया है। बाकी सर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द सिमिलर गुड्स इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम। उसके अलावा सर सेम कमर्शियल लेवल है तो ले लेना, सेम कमर्शियल लेवल नहीं अगर अवेलेबल नहीं है तो एडजस्टमेंट कर लेना। सर फ्रेट और एडजस्टमेंट, अगर फ्रेट एंड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट करना
पढ़े तो कर लेना। अगर समझ लीजिए सिमिलर गुड्स के केस में फ्रेट एंड इंश्योरेंस बहुत लगा हुआ है, आप जिस गुड्स को वैल्यू कर रहे हो उसका फ्रेट एंड इंश्योरेंस कम होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप फ्रेट एंड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट कर लेना। और एक से ज्यादा अगर सिमिलर गुड्स मिल जाए तो आप कोई बात नहीं, लोअर गुड्स लोएस्ट एक से ज्यादा अगर कोई सिमिलर गुड्स का वैल्यू मिल जाए तो लोवेस्ट ले लीजिएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आ जाइए रूल नंबर 6 में। तो बेटा मैंने आपको क्या बोला, पहले आप रूल नंबर 4 लगाइएगा, आइडेंटिकल गुड्स। अगर आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू नहीं मिल रहा है तो सिमिलर जैसा है वैसा ही, मतलब ऑलमोस्ट जो कमर्शियली इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट होता है, अगर कोई इंपोर्ट हुआ है उसका वैल्यू लगा लेना। अगर वो नहीं हो, रूल नंबर 6 बोलता है वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूजिंग 3, 4 एंड 5। मतलब आप सीआई वैल्यू भी नहीं ले पा रहे, आप आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू नहीं ले पा रहे, आप सिमिलर गुड्स का वैल्यू नहीं ले पा रहे, तो ज्ञान दे रहा है रूल नंबर 6 कि सर लगाइएगा रूल नंबर 7 एंड रूल नंबर 8। और यहां एक अच्छा पॉइंट ये बोल के चला गया, अगर इंपोर्टर रिक्वेस्ट करेगा और प्रॉपर ऑफिसर अप्रूव देगा तो सर ही कैन, मतलब पहले आप रूल नंबर 8 और फिर रूल नंबर 7 लगा सकते हो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है रूल नंबर 7, सर असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू डिडक्टिव वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्टिव वैल्यू? सर सुनिए, ऑफिसर पोर्ट पे बैठा है और ऑफिसर बोल रहा है मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑफिसर पोर्ट पे बैठा है और ऑफिसर बोल रहा है मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ऑफिसर क्या करेगा, इंडिया का जो रीसेल प्राइस होगा उस गुड्स का, उन गुड्स से आइडेंटिकल नहीं लगा पाया, सिमिलर नहीं लगा पाया, तो इंडिया में जो रीसेलिंग प्राइस होगा उससे इंडिया के सारे खर्चे वगैरह, कस्टम ड्यूटीज वगैरह डिडक्ट करते हुए सीआई वैल्यू पे अपीयर हो जाएगा। यही बोला है रीसेल यूनिट प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स और आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स इन ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी। मतलब ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी में जब बिका होगा तो किस प्राइस में बिका है वो ले लीजिएगा। उससे आप कमीशन जो इंडिया में लगा होगा, इंडिया में जो भी प्रॉफिट था, जनरल एक्सपेंस, प्रोसेसिंग कॉस्ट था, वो निकाल देना। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, एसोसिएटेड कॉस्ट, कस्टम ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस जो इंडिया में लगे हैं, सारे खर्चे निकाल के आप पोर्ट की वैल्यू पे आ जाना और उसे एसेबल वैल्यू बोला जाएगा। कैसे किया, इंडिया का जो रीसेल प्राइस था उससे माइनस किया जो भी इंडिया में प्रॉफिट था, खर्चा था, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, जो भी इंडिया में कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा था, और कस्टम पोर्ट के प्राइस पे अराइव हो जाओगे। उसे ही बोला जा रहा है यहां पे कि सर आप इंडिया का रीसेल प्राइस से घटाना कमीशन, प्रॉफिट एक्सेट्रा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस और एसेबल वैल्यू पे आ जाओगे। उसके बाद आता है सर इफ रीसेल प्राइस एट और अबाउट द सेम टाइम इज अनअवेलेबल, तो सर यूनिट प्राइस एट द अर्लीस्ट डेट आफ्टर इंपोर्ट बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। अगर समझ लीजिए आपको रीसेल प्राइस एट और अबाउट द सेम टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ऑफिसर बोल रहे हैं 90 दिन का वेट कर लेंगे और उसके बाद वैल्यूएशन कर दिया जाएगा। यही बोला है इफ रीसेल प्राइस एट और अबाउट द सेम टाइम इज नॉट अवेलेबल, ये रीसेल प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो सर यूनिट प्राइस एट द अर्लीस्ट डेट आफ्टर इंपोर्ट बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, 90 डेज का ऑफिसर वेट करके फिर वैल्यूएशन कर देगा। उसके बाद आता है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बोलता है एसेबल वैल्यू इज इक्वल टू कंप्यूटेड वैल्यू। देखिए बाबा, इंडियन पोर्ट पे वैल्यू लगाना है। एक होता है डिडक्टिव, इंडिया का रीसेल प्राइस से डिडक्ट करते हुए पोर्ट का वैल्यू पे आ गया। एक होता है एडिटिव कि समझ लीजिए मेरे पेरेंट कंपनी ने मुझे कोई मशीन गिफ्ट कर दिया, अब उस मशीन का वैल्यूएशन फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, उनका कॉस्ट, उनका खर्चा, उनका जनरल एक्सपेंसेस, उसके बाद सर एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर कोई है, कस्टम पोर्ट पे जो खर्चा होगा, उसके बाद आने का जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है, उसको जोड़ के निकाल लूंगा। उसे हम बोलते हैं कंप्यूटेड, मतलब कंप्यूट करके निकालना। एक होता है डिडक्टिव, इंडिया का प्राइस से डिडक्ट करके निकालना। एक होता है कंप्यूटेड, वहां से मुझे किसी ने अगर कोई मशीन दिया, समझ लीजिए कुछ भी मैंने इंपोर्ट किया, उस पर वैल्यूएशन रूल नंबर 4, 5 सर 7 ये सब नहीं लग रहा है, तो मैं कंप्यूट कर लूंगा एज पर वैल्यूएशन रूल नंबर 8। यही बोला जा रहा है यहां पे कि सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो उसने मुझे समझ लीजिए मेरे पेरेंट कंपनी ने कोई मशीन दिया है तो उनका जो भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल था, कोई जो भी उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट था, प्रॉफिट एंड जनरल एक्सपेंसेस अप टू द पोर्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब यूएस पोर्ट से समझ लीजिए आया तो यूएस पोर्ट तक जो भी खर्चे थे, उसके बाद जो रास्ता के कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एज पर 10(2) होता है वो लगाइए और वैल्यू निकल गया।
उसके बाद आ जाइए रूल नंबर 9 में। रूल नंबर 9 क्या बोलता है सर, अगर आपका वैल्यू नहीं निकला एज पर 3, 4, 5, 7, 8, तो आप एक काम कीजिए, दिमाग लगाइए, रेसिडुअल मेथड। रेसिडुअल मेथड क्या बोलता है, वैल्यू डिटरमाइंड यूजिंग रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजन ऑफ द रूल्स एंड ऑन द बेस ऑफ डेटा अवेलेबल इन इंडिया। ये बोल रहे हैं सर आप एक काम कीजिए, रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रोविजन ऑफ द रूल, जो बाकी रूल्स है उनके प्रोविजंस के हिसाब से आप निकाल लीजिए, एंड ऑन द बेस ऑफ डेटा अवेलेबल इन इंडिया। ऑफिसर क्या करेगा, बेसिकली दिमाग लगाते हुए निकाल लेगा वैल्यू। एग्जांपल सर, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स का कब लेते हो, सेम कंट्री सेम पर्सन या डिफरेंट पर्सन। अब एक काम कीजिए, डिफरेंट कंट्री है तो भी ले लीजिए, वही बोला जा रहा है यहां पे। एग्जांपल ट्रांजैक्शन वैल्यू अब डिफरेंट कंट्री का भी ले लीजिए। उसके बाद ये बोला है रेसिडुअल मतलब, रेसिडुअल मेथड में ऑफिसर एक बेसिस पे आपका वैल्यूएशन कर देगा। अब सर हम रेसिडुअल मेथड में किन बेसिस को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं अंडर रूल नंबर 9 रेसिडुअल मेथड फॉर वैल्यूएशन determination following shall not be the basis, means all this cannot be the basis, all this cannot be the basis for valuation under rule number 9। नंबर 1 मैंने यहां पे माचोस डी लिखा है, एम मतलब सर मिनिमम कस्टम वैल्यूज, मिनिमम कस्टम वैल्यूज लेके वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। सेकेंडली ए फॉर आर्बिट्री और फिक्टिशियस, कोई भी ऑफिसर बोला मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए, अरे कोई भी आर्बिट्री कोई भी फिक्टिशियस वैल्यू लेके वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। उसके बाद सी फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नॉट कंप्यूटर एज पर रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 ऑफिसर बोला कि चल मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, अगर ऑफिसर को वैल्यू कैलकुलेट करना है तो रूल नंबर 8 के हिसाब से ही करना है, वो अपना दिमाग लगा के वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता है। उसके बाद सर हेच फॉर हाईएस्ट ऑफ 2 अल्टरनेटिव, ये 2 अल्टरनेटिव है चल हाईएस्ट ले लिया, ऐसे थोड़ी होता है। उसके बाद ओ फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट टू कंट्री अदर देन इंडिया। समझ लीजिए मैंने यूएस से गुड्स इंडिया में मंगाए थे, अब यूएस से वो गुड्स कहीं और जापान भी जा रहे हैं, तो वो जो सेलिंग प्राइस है उसको इंडिया के लिए अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। यही बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट टू कंट्री अदर देन इंडिया। एंड सर इंडिया का गुड्स का प्राइस नहीं लिया जा सकता, एस फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स नहीं लिया जा सकता। उसके बाद डी फॉर ओ हो गया, ओ फॉर अदर देन इंडिया का सेलिंग प्राइस, एस फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स नहीं लिया जा सकता, एंड डी फॉर डोमेस्टिक मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्टिंग कंट्री। डोमेस्टिक मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री मतलब समझ लीजिए मैंने गुड्स मंगाए यूएस से, यूएस में वो गुड्स क्या प्राइस में बिक रहे हैं उसको नहीं ले सकते, यही बोला है डोमेस्टिक मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री को नहीं लिया जा सकता एज रेसिडुअल मेथड में वैल्यूएशन करने के लिए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक पॉइंट मैंने यहां लिखा है कि सर जब आपका ऑफिसर रूल नंबर 11 में जो आपने वैल्यू डिक्लेयर किया है उसको रिजेक्ट करता है, रूल नंबर 11 का वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए क्या रीजन हो सकते हैं, वही मैंने यहां पे लिखा है कि रीजन फॉर प्रॉपर ऑफिसर टू डाउट द वैल्यू डिक्लेयर्ड अंडर रूल नंबर 11। समझ लीजिए आपने बोला मैं एक आईफोन मंगाया हूं 1000 रुपए में, ऑफिसर बोल रहा है बाकी लोग लाख रुपए में मंगा रहे हैं, तो सर अगर सिग्निफिकेंट हायर वैल्यू है आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स का तो ऑफिसर को डाउट होगा। सेकेंडली सेल में एबनॉर्मल डिस्काउंट है, स्पेशल डिस्काउंट है तो ऑफिसर को डाउट होगा। फ्रॉडुलेंट या मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, या फिर मिस डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स इन द पैरामीटर, आपने मंगाया एल्यूमिनियम फॉयल और आपने एल्यूमिनियम वायर और आपने बोल दिया कॉपर वायर, आपने मिस डिक्लेरेशन किया या फिर आपने कोई पैरामीटर्स वगैरह डिक्लेयर नहीं किए, तो उस केस में ऑफिसर को डाउट हो सकता है और ऑफिसर आपने जो रूल नंबर 11 में वैल्यू डिक्लेयर किया था उसको रिजेक्ट कर सकता है। चलिए आ जाइए सर, समझ लीजिए मैंने सेक्शन नंबर 14(1) में मैंने आपको बोला कि सर पहले होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है सर, ट्रांजैक्शन वैल्यू आपने डिक्लेयर कर दिया, ऑफिसर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल नंबर 3(2) का जो कंडीशन था सर कोई भी मुश्किल नहीं है, आप सारे फुलफिल करते हो, तो सर अब क्या होगा, अब जो एस्टिबल वैल्यू होगा बेसिकली जो आपका सीआईएफ वैल्यू होगा उसे ही एस्टिबल वैल्यू लिया जाएगा और एस्टिबल वैल्यू पे आपसे ड्यूटी लिया जाएगा। लेकिन सर जो ये सीआईएफ वैल्यू होता है इसको अराइव होने से पहले आपको सेक्शन नंबर एफओबी से स्टार्ट करके सर सेक्शन नंबर 10(1) का एडजस्टमेंट एंड 10(2) का एडजस्टमेंट करना चाहिए। अब ये 10(1) एंड 10(2) का एडजस्टमेंट मैंने शॉर्टकट में यहां लिखा है ताकि आप एक बार पढ़ सको, लेकिन डिटेल में मैंने नेक्स्ट चार्ट में लिखा है। आ जाइए नेक्स्ट चार्ट में, जल्दी जल्दी आ जाइए। अब सुनिए, ये जो चार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको असेसेबल वैल्यू कैसे निकालना है। असेसेबल वैल्यू मतलब सीआईएफ वैल्यू। सीआईएफ वैल्यू में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है अंडर 10(1) एंड 10(2). आपको 10(1) एंड 10(2) का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। दोनों मैं आपको सिखा रहा हूं, सुन लीजिए फटाफट। सर हमेशा सुनिए,
आप पहले स्टार्ट करोगे एक्स फैक्ट्री प्राइस से, उसमें फ्रेट, इंश्योरेंस, ऑल एक्सपेंसेस अप टू द पोर्ट। देखिए बेटा, हम क्या निकालना सीख रहे हैं, हम बस यही निकालना सीख रहे हैं कि CIF वैल्यू कैसे निकालते हैं, कि CIF वैल्यू इज योर असेबल वैल्यू। लेकिन तो सर आपको शुरू करना है यहां से लेके सारा खर्चा जोड़ते हुए पोर्ट तक, शिप पोर्ट तक पहुंच गया, पोर्ट से यहां तक के सारे खर्चे जोड़ने हैं आपको। यही बस सीखना है अभी हमें। आ जाइए सीख लेते हैं कि सर सेक्शन नंबर 10(1) एंड 10(2) के एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आप एक्स फैक्ट्री प्राइस लीजिए, उसमें आप फ्रेट, इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट, जो पोर्ट से आने वाला है गुड्स, अप टू द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन जो था सर, वो ऐड कर दीजिए। फ्री अलोंग साइड शिप आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद सर अब शिप में लोडिंग चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी देने के बाद आपका FOB आ जाएगा। अब FOB में आपको करना है सेक्शन नंबर 10(1) एंड 10(2) का एडजस्टमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सुन लीजिए सर। सेक्शन नंबर 10(1) में सेक्शन नंबर 10(1)A, B, C, D, E है। सेक्शन नंबर 10(1)A क्या बोलता है, द फॉलोइंग इफ इंकर्ड बाय द बायर एंड नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू दैट इज द प्राइस पेड और पेएबल। अगर मैंने इंपोर्टर ने इंकर किए हैं और सर प्राइस पेड और पेएबल में इंक्लूडेड नहीं है, तो सर इन्हें मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। नंबर 1 यहां पे बोला है कमीशन एंड ब्रोकरेज, ऑल कमीशन इंक्लूडिंग लोकल एजेंट और एक्सपोर्टर्स एजेंट। बाबा एक्सपोर्टर का इंडिया में एजेंट है समझ लीजिए, उसे हम लोकल एजेंट भी बोलते हैं। उसे अगर समझ लीजिए मैंने कोई कमीशन अमाउंट दे दिया, सर एक्सपोर्टर को देना था, एक्सपोर्टर ने बोला चल एक काम कर 5,000 रुपए मेरे एजेंट को दे दे, तो सर हमेशा याद रखिएगा उसे इंक्लूड करना है। याद रखिएगा यहां पे बाइंग कमीशन पेड बाय बायर टू हिज एजेंट इज नेवर इंक्लूडेड। हमेशा याद रखिएगा बायर ने अपने एजेंट को जो कमीशन दिया है वो कभी इंक्लूड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ कंटेनर हमेशा आपको इंक्लूड करना है, लेकिन अगर रिटर्नेबल कंटेनर्स है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है उनका कॉस्ट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पैकिंग इंक्लूड करना है। सर पैकिंग चार्जेस में चाहे लेबर का चार्जेस ले रहा हो चाहे मटेरियल का चार्जेस हो, दोनों इंक्लूड करना है। मटेरियल जो पैकिंग में लगे होंगे प्लस लेबर का चार्जेस दोनों लेना होगा आपको। ठीक है सर। तो पहला बात कमीशन एंड ब्रोकरेज लेना है, बाइंग कमीशन नहीं लेना, कॉस्ट ऑफ कंटेनर लेना है, रिटर्नेबल कंटेनर का कॉस्ट नहीं लेना, कॉस्ट ऑफ पैकिंग लेना है, चाहे मटेरियल के टुवर्ड्स हो चाहे लेबर के टुवर्ड्स, जो भी आपने खर्चा किया है फॉर दोज गुड्स इंक्लूड करना है। उसके बाद आता है बी पॉइंट कि सर अगर आपने कोई असिस्टेंस दिया है, सेलर को कोई असिस्टेंस दिया है, तो सर असिस्टेंस बाय द इंपोर्टर टू द सप्लायर फ्री ऑफ कॉस्ट या रिड्यूस प्राइस में दिया होगा, तो आपको वैल्यू अपोर्शन करके ऐड करना है, अपोर्शन करके ऐड करना है, अपोर्शन एज अप्रोप्रिएट आपको ऐड करना है। तो समझ लीजिए आपने मटेरियल दिया था, कंपोनेंट, पार्ट, आइटम दिया था जो इनकॉर्पोरेट होके आ रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स में, आपने मटेरियल वगैरह दिया है और आपके गुड्स जो आ रहे हैं इंडिया में वो उसमें इनकॉर्पोरेट होके आ रहे हैं, तो उसका वैल्यू भी इंक्लूड करना है। ठीक है सर। उसके बाद मैंने अगर कोई टूल्स, डाइज, मोल्ड्स दिया है जो प्रोडक्शन में सामने वाला यूज करने वाला है, तो वो जो टूल दिया 1 लाख रुपए का टूल था, समझ लीजिए 10,000 यूनिट आने वाले थे, उससे 1,000 यूनिट अभी आ रहे हैं, तो 1,000 यूनिट रिलेटेड जो टूल्स का वैल्यू होगा वो आपको ऐड करना है, अपोर्शन करके ऐड करना है। ठीक है सर। उसके बाद तो पहले अगर मैंने कोई मटेरियल दिया जो इनकॉर्पोरेट होके आने वाला है, वो मटेरियल का जो कॉस्ट होगा उसको मुझे डालना है। सर टूल्स एंड डाइज, मोल्ड्स वगैरह अगर दिया है तो उसका अपोर्शन करते हुए कॉस्ट डालना है। मटेरियल कंज्यूम हो गया जो प्रोडक्शन में, उस मटेरियल का भी वैल्यू ऐड करना है जो भी मैंने यहां से असिस्टेंस दिया था। ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्ट वर्क, डिजाइन वर्क जो भी अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया है उसी को ऐड करना है। इंडिया में अगर do not include if engineering, development work, design work is undertaken in India। भूलिएगा मत इस पॉइंट को। उसके बाद सर अगर मैंने रॉयल्टीज एंड लाइसेंस फीस दिया है तो सर ये एक तरह से सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स है रिलेटेड टू द इंपोर्टेड गुड दैट द बायर इज रिक्वायर्ड टू पे, हमेशा इंक्लूड करना है। जो भी पेमेंट आप ट्रेडमार्क वगैरह के टुवर्ड्स करते हो सकता है प्रोसेस आफ्टर इंपोर्टेशन होता हो, लेकिन जो भी आप सर पेमेंट टुवर्ड्स रॉयल्टी, ट्रेडमार्क वगैरह कर रहे हो तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया है वैल्यू ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ सब्सिक्वेंट सेल और डिस्पोजल और यूज ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, मतलब जो भी आप सब्सिक्वेंटली उसे पे करने वाले हो उसे भी वैल्यू में इंक्लूड करना है। लेकिन डिविडेंड फ्रॉम द बायर टू द सेलर नॉट सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड डू नॉट इंक्लूड। डिविडेंड जो होते हैं वो सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड नहीं माना जाते। समझ लीजिए पेरेंट कंपनी है, मैं
होल्ड सब्सिडरी कंपनी हूं, मैंने अगर कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिविडेंड इज नेवर सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड। और उसके बाद आता है ऑल अदर पेमेंट मेड एज ए कंडीशन टू ऑफ सेल टू द सेलर और थर्ड पार्टी टू सेटिस्फाई ऑब्लिगेशन ऑफ द सेलर। मैंने अगर कोई भी पेमेंट किया सेलर को या उसके बिहाफ में किसी और पर्सन को, ताकि उसके टुवर्ड्स मेरा जो ऑब्लिगेशन था वो फुलफिल हो जाए। ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर मेड बाय द रिसिपिएंट हमेशा आपको वैल्यू में इंक्लूड करना है। और आ जाएगा सर एडजस्टेड एफओबी, हमेशा याद रखिएगा एडजस्टेड एफओबी में आपको करना होगा सेक्शन नंबर 10(2)(a) एंड 10(2)(b) का एडजस्टमेंट। 10(2)(a) क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। मतलब इंडियन पोर्ट तक आने के सारे खर्चे आपको जोड़ने पड़ेंगे, चाहे वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी है। सर एक्चुअल है तो एक्चुअल लेना, एक्चुअल अगर अवेलेबल है या सर्टेनेबल है तो एक्चुअल लेना, अगर एक्चुअल नहीं है तो 20% लेना। एक्चुअल है तो एक्चुअल लेना, एक्चुअल नहीं है तो 20% लेना। ठीक है सर। और एयर का केस में हमेशा याद रखिएगा, अगर एयर का केस आया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस, हमेशा याद रखिएगा सर एयर का केस में वी ऑलवेज कंपेयर एक्चुअल और 20% विच एवर इज लोअर। ठीक है सर। और इन्होंने ये बोला है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अप टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन आपको लेना है। सर समझ लीजिए, अब आप जब एग्जाम में देखोगे तो आप देखोगे शिप डेमरेज चार्जेस, बार चार्जेस, लाइट रेट चार्जेस, हमेशा याद रखिएगा, चाहे उस पे वर्ड ये भी लिखा हो कि शिप डेमरेज चार्जेस, बार चार्जेस, ये सब एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन। देखिए अप टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन इंक्लूड करना है। अब देखिए इधर ही ना शिप डेमरेज चार्जेस, बार चार्जेस इंकर्ड होते हैं। अब ये जो शिप डेमरेज चार्ज, बार चार्जेस है ना, एग्जाम में एट द पोर्ट लिखे होते हैं, लेकिन इनका मीनिंग यही होता है कि इंडियन पोर्ट पे जो शिप डेमरेज चार्जेस, बार चार्जेस हैं वो क्या इंक्लूड करने हैं? हाँ बाबा इंक्लूड करने हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। सर यही है सेक्शन नंबर 10(1) नहीं, रूल नंबर 10(1) एंड 10(2) का एडजस्टमेंट। ठीक है, रूल नंबर 10(1) एंड 10(2) का एडजस्टमेंट। अगर मैंने कहीं सेक्शन बोला हो तो बेटा याद रखना मैं रूल नंबर 10(1) एंड 10(2) की बात कर रहा हूं। ठीक है, कर रहा हूं यहां पे। अब सुनिए सर, शिप डेमरेज चार्जेस, बार चार्जेस, लाइट रेट चार्जेस, आपको मैंने क्या बोला? आपको मैंने बोला कि सर इंडियन पोर्ट तक आने तक के सारे खर्चे आपको जोड़ने हैं। अब सुन लीजिए, अब कभी कभी क्या होता है, ये मदर वेसल ना सी में ही रुक जाती है, और सर फिर क्या होता है, इधर से छोटी छोटी बोट्स को यूज करके गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब जब ये लिखते हैं ना तो ये ऐसे लिखते हैं शिप डेमरेज चार्जेस और बार चार्जेस। ये जो मदर वेसल खड़ी है या ये जो छोटी बोट है, इसके जो खर्चे हुए एट द इंडियन पोर्ट ही चार्ज किए जाएंगे वो। लेकिन सर ये खर्चे एक्चुअली इंकर्ड होते हैं बिफोर द इंडियन पोर्ट। तो सर हमेशा याद रखिएगा शिप डेमरेज चार्जेस, बार चार्जेस, चाहे एट द इंडियन पोर्ट बोला जाए या अप टू द इंडियन पोर्ट बोला जाए, वो हमेशा आपको इंक्लूड करते हुए चलना है। यही पॉइंट मुझे बोलना था, जो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो याद रखिएगा, ऐड सेपरेटली टू द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको ऐड करना है, अगर ओनली इफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंक्लूडेड ऑन एक्चुअल बेसिस। लेकिन सर अगर आपने 20% बेसिस में किया है तो आपको इंक्लूड नहीं करना है। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, हमेशा याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस एक्चुअल है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर 20% बेसिस पे ले रहे हो तो बेटा यूएस पोर्ट से लेके इंडियन पोर्ट तक, यूएस पोर्ट से लेके इंडियन पोर्ट तक जितने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस हैं, मान लिए जाते हैं कि वो 20% में इंक्लूड हो गए। तो सर अगर एफओबी से ऊपर अगर कोई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस यूएस पोर्ट पे था तो उसी को भी आपको एक्सक्लूड करते हुए चलना है। यस, पॉइंट क्लियर है सबको? जल्दी बताइए मुझे, क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया या नहीं आया कि सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस अप टू द इंडियन पोर्ट इंक्लूड करना है। अगर एक्चुअल्स है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 20% बेसिस पे ले रहे हो तो यूएस से लेके इंडिया तक, यूएस में जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग हुआ है, रास्ता का जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग हुआ है, सारा 20% में इंक्लूडेड मान लिया जाता है। आपको अलग से
आपको अलग से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एफओबी के ऊपर वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है बेटा। ध्यान रखिएगा, इसका बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ध्यान से करके जाइएगा। जो बच्चे क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे वो 100% ये क्वेश्चन में फेल हो जाएंगे कि सर जब भी हम एक्चुअल ले रहे हैं तो नॉर्मल है, लेकिन अगर 20% ले रहे हैं, 20% ऑफ द एफओबी हम लोग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं, तो यूएस से लेके इंडिया तक का सारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस उस 20% में इंक्लूसिव मान लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक ट्रिकी पॉइंट है जिसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर करके जाने हैं। उसके बाद अगर इंडिया में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं उसको कभी इंक्लूड नहीं करना है, बस इतना ही पॉइंट है। ठीक है सर। उसके बाद बी पॉइंट आता है इधर, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। हमेशा याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, सर एक्चुअल है तो एक्चुअल ले लेना, एक्चुअल नहीं है तो सर एक्चुअल नहीं है तो 1.125% ऑफ द एडजस्टेड एफओबी ले लीजिएगा। ठीक है सर। और आपका सीआईएफ वैल्यू आ जाएगा। इधर मैंने राइट साइड में ये कुछ पॉइंट और लिखे हैं कि सर डू नॉट ऐड पोर्ट ड्यूज, इंडियन पोर्ट के ड्यूज, इंडिया में कोई हैंडलिंग चार्जेस, डेमरेज। अब देखिए शिप डेमरेज जो होता है ना वो पोर्ट से पहले होता है, इसलिए हमेशा इंक्लूड होता है, लेकिन एट द इंडियन पोर्ट अगर कोई डेमरेज चार्जेस है, मतलब वो गुड्स अनलोड होने के बाद आपने गुड्स को क्लियर नहीं कराया इसलिए डेमरेज चार्जेस लगे, तो एट द इंडियन पोर्ट शिप डेमरेज इंक्लूड होता है, खाली डेमरेज इंक्लूड नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा। डेमरेज एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है। अगर आपको एग्जाम में कंबाइंड एफओबी दिया गया, दैट इज एफओबी प्लस इंश्योरेंस, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 20% ऑफ द कंबाइंड एफओबी होगा। अगर कंबाइंड एफओबी दैट इज एफओबी प्लस ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है तो सर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी 1.125% ऑफ द कंबाइंड एफओबी। पहले कुछ लैंडिंग चार्जेस इंक्लूड होते थे 1%, अब आजकल इंक्लूड नहीं होते। ये एक छोटा सा पॉइंट मैंने बोल दिया इधर। ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है, याद रखिएगा हमेशा। मैंने यहां पे शॉर्टकट में लिखा है, पहले कमीशन, पैकिंग, कंटेनर हमेशा इंक्लूड करना, एडिशनल कंसिडरेशन या असिस्टेंस अगर आपने दिया है वो भी इंक्लूड होगा। उसके बाद रॉयल्टी, लाइसेंस फीस इंक्लूड होता है, सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स अगर जा रहा है इंक्लूड कीजिए, एनी अदर कंडीशन अगर एनी अदर पेमेंट एज ए कंडीशन ऑफ सेल अगर आपने किया है इंक्लूड करना। एडजस्टेड एफओबी का सर अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल है तो एक्चुअल लेना, अगर एक्चुअल नहीं है तो 20% लेना। और सर इन केस ऑफ एयर हमेशा कंपेयर करेंगे एक्चुअल और 20% को और लोअर अमाउंट लेंगे। और इंश्योरेंस का केस में अगर एक्चुअल नहीं है तो आपको 1.125% लेना पड़ता है। इंश्योरेंस के केस में कभी कंपेयर नहीं करेंगे, एक्चुअल है तो एक्चुअल लेंगे, एक्चुअल नहीं है तो 1.125% लेंगे और सीआईएफ पे अराइव हो जाएंगे। जल्दी जल्दी बोलिए, क्या आप लोगों को 100% क्लैरिटी है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यहां मैंने एडिशनल पॉइंट्स लिखे हैं जस्ट फॉर यू टू रीड एट होम। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, आपको निकल के आ गया है सीआईएफ वैल्यू। अब सुनिए, सीआईएफ वैल्यू अगर निकल के आ गया है, अब आपको कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करना है। तो सर कस्टम ड्यूटी हमेशा होता है वैल्यू इंटू रेट ऑफ एक्सचेंज इंटू रेट ऑफ ड्यूटी, हमेशा याद रखिएगा। अब ये रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, सुन लीजिए। सर अब हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ ड्यूटी और रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे होता है कैलकुलेट, क्योंकि कौन सा दिन का रेट ऑफ ड्यूटी, कौन सा दिन का रेट ऑफ ड्यूटी और कौन सा दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है वही हमें पता होना पड़ेगा, तभी हमें कस्टम ड्यूटी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए सर, अगर गुड्स हमने क्लियर किए हैं, गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, गुड्स आए इंडिया में और हमने गुड्स को क्लियर किया है घर के लिए, मतलब घर क्लियर कर लिया, तो सर अगर इंपोर्टेड बाय वेसल है तो हमेशा याद रखिएगा पहले आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, उसके बाद एंट्री इनवर्ड मिलेगा। सर विच एवर इज लेटर, कभी कभी क्या होता है सर एंट्री इनवर्ड हो सकता है, एंट्री इनवर्ड मिल गया उसके बाद बिल ऑफ एंट्री, या बिल ऑफ एंट्री आपने प्रायर बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया उसके बाद एंट्री इनवर्ड, विच एवर इज लेटर। याद रखिएगा ड्यूटी का मतलब होता है डी, डी मतलब डेफर, ड्यूटी का मतलब होता है डी, डी मतलब डेफर, डी मतलब डेफर, हमेशा आप डिले करोगे। तो बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर मतलब आप हमेशा डेफर करोगे। सर अगर गुड्स इंपोर्ट किया अपने एयरक्राफ्ट से या व्हीकल से, तो उस केस में हमेशा याद रखिएगा बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग, या सर इन केस में तो एयरक्राफ्ट या व्हीकल अराइव होता है, एंट्री इनवर्ड नहीं होता, तो अराइवल डेट विच एवर इज लेटर। ठीक है सर। अगर मैंने गुड्स मंगवाए और गुड्स को वेयरहाउस में डाल दिए, गुड्स को अगर मैंने वेयरहाउस में डाल दिए हैं, तो सर पहले वेयरहाउस में डालने के लिए इनटू बॉन्ड फाइल करते हो और उसके बाद क्लियर करने के लिए एक्स बॉन्ड। कौन सा लेटर है
सर एक्स बॉन्ड, तो आपको लिख के आना है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का डेट। उसके बाद सर गुड्स एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का केस में सर पहले आप शिपिंग बिल फाइल करते हो, उसके बाद लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है, तो लेटर कौन सा है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। और कोई और केस है सर तो हमेशा याद रखिएगा डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी लिया जाएगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, डेफर्ड ड्यूटी, डी फॉर ड्यूटी, डी फॉर ड्यूटी एंड ड्यूटी इज ऑलवेज डेफर्ड। बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग और एंट्री इनवर्ड व्हिचएवर इज लेटर, बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग और अराइवल डेट व्हिचएवर इज लेटर सर, इनटू बॉन्ड और एक्स बॉन्ड व्हिचएवर इज लेटर, तो एक्स बॉन्ड सर। उसके बाद शिपिंग बिल और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है तो सर ऐसे ही लिख के आइएगा एग्जाम में, ये मत लिखिएगा इनटू और एक्स, शिपिंग बॉन्ड, शिपिंग बिल और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, मैंने ये मत लिख के आइएगा एग्जाम में, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे लिख के आइएगा, ठीक है सर। अब सुनिए, रेट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज हमेशा आपको आरबीआई कभी भी नहीं लेना है, आपको सर एसबीआई कभी भी नहीं लेना है, इंटर बैंक कभी भी नहीं लेना है, हमेशा आपको सीबीआईसी का रेट नोटिफाइड ही लेना है, जो सीबीआईसी ने नोटिफाई किया है वही रेट आपको लेना है। और सर हमेशा याद रखिएगा, अब मुझे एक बात बताइए, इसमें आपको हमेशा अर्लियर बिल होता है, अर्लीस्ट बिल आप लीजिएगा, बिल जो भी बिल होगा सर, बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग डेट, बिल ऑफ, ये तो कभी एंट्री इनवर्ड तो बिल था ही नहीं ना सर, तो ये तो बिल लेना ही नहीं है, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री। यहां देखिए इनटू और एक्स बिल दोनों बिल था, तो पहला कौन सा था, अर्लीस्ट बिल, तो सर इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। शिपिंग बिल और लेट एक्सपोर्ट बिल कौन सा था, शिपिंग बिल, तो आपको शिपिंग बिल लेना है, अर्लीस्ट बिल लेना है आपको, ठीक है सर। और उसके बाद आता है अन्य अदर केस, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। क्विकली मुझे बताइए कि आप लोगों को 100% क्लैरिटी है, कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू वैल्यू इंटू रेट ऑफ एक्सचेंज इंटू रेट ऑफ ड्यूटी, वैल्यू इंटू रेट ऑफ एक्सचेंज इंटू रेट ऑफ ड्यूटी। रेट ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको बता दिया, रेट ऑफ ड्यूटी मैंने आपको बता दिया एंड वैल्यूएशन मैंने आपको सिखा दिया एज पर सेक्शन नंबर 14। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते इन केस ऑफ पोस्ट एंड कोरियर, पोस्ट एंड कोरियर के केस में पोस्ट एंड कोरियर का जो प्रोविजन होता है वो एप्लीकेबल होता है। अब सुनिए, अब यहां एक सेक्शन नंबर 19 है, सेक्शन नंबर 19 मैं पढ़ा देता हूं क्या बोल रहा है सर, स्पेशल प्रोविजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सेट ऑफ आर्टिकल्स और एक्सेसरीज। अगर आपने इंडिया के बाहर से कोई सेट ऑफ आर्टिकल्स या एक्सेसरीज मंगाया है, समझ लीजिए एक शेविंग किट आया है सर, या फिर आपने ऐसा कोई सेट ऑफ आर्टिकल मंगाया है, तो इस केस में ये बोल रहे हैं कि सर अगर आर्टिकल्स आर लायबल टू ड्यूटी विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी, तो सर चार्जेबल टू दैट ड्यूटी, चार्जेबल टू दैट ड्यूटी। क्वांटिटी पे अगर समझ लीजिए एक क्वांटिटी पे 10 रुपया है, एक क्वांटिटी पे 20 रुपया है, तो आप वो रेट लगा दीजिए। उसके बाद चलिए एक सेकेंड रुकिए, एवरीवन ओवर हियर सुन लीजिए सर, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको समझा देता हूं। सेक्शन नंबर 19, आर्टिकल्स लायबल टू ड्यूटी विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी चार्जेबल टू दैट ड्यूटी। मतलब सर समझ लीजिए आपने इंडिया के बाहर से मंगाया एक शेविंग किट, और शेविंग किट आया 500 रुपए का, और शेविंग किट में बहुत सारे आइटम्स थे, ठीक है। अब क्या रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा, अब क्या रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा, तो इसलिए इन्होंने बोला, समझ लीजिए आर्टिकल्स है और सर पर आर्टिकल पे रेट बोला हुआ है कि शेविंग क्रीम पे 10 रुपया लगता है, ब्रश पे 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, तो उन्होंने बोला है आप एक काम कीजिए, आप टोटल कर दीजिए, और यही बोला गया है यहाँ पे कि चार्जेबल टू दैट ड्यूटी। तो सर ड्यूटी मतलब 10 रुपीज, 20, 30, 40 जो भी है 100 रुपए का ड्यूटी लग जाएगा। समझ लीजिए मैंने इंडिया के बाहर से शेविंग किट मंगाया 500 रुपए का, और सर अब ये क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल्स आर लायबल टू विथ रेफरेंस टू वैल्यू, क्वांटिटी वाइज वैल्यूएशन नहीं है, वैल्यू सर किस हिसाब से है, आर्टिकल्स आर लायबल टू ड्यूटी विथ रेफरेंस टू वैल्यू, और सर लायबल एट सेम रेट, मतलब इन्होंने बोला कि सर 500 हर एक आइटम पे 10-10% का ड्यूटी है, तो बेटा एक काम कर, 500 रुपए का शेविंग किट आया, 10 रुपए लगा, 50 रुपए, बात खत्म, ठीक है सर, केस सेकंड खत्म। चार्जेबल टू दैट ड्यूटी मतलब सेम रेट ऑफ ड्यूटी है, तो एक रेट ऑफ ड्यूटी लग गया। आर्टिकल्स लायबल टू ड्यूटी विथ रेफरेंस टू वैल्यू एंड लायबल टू डिफरेंट रेट। समझ लीजिए इस एग्जांपल में 10%, 20%, 30%, 40% लगता है, तो जो आपने आर्टिकल मंगाया उसका 500 रुपया है आइटम्स इन ए सेट का, तो एक काम कर हाईएस्ट रेट लगा दे, हाईएस्ट रेट मतलब 200 रुपए का ड्यूटी लग जाएगा, यही बोला है यहाँ पे, चार्जेबल टू हाईएस्ट रेट। उसके बाद समझ लीजिए आर्टिकल्स नॉट लायबल टू ड्यूटी, आपने समझ लीजिए शेविंग किट मंगाया, उसमें 3 पे 10% एप्लीकेबल है, एक पे नहीं लगता है, तो क्योंकि आपने सेट में मंगा लिया है, इन्होंने बोला 500 पे सर जो भी रेट है 10% लगा दीजिए, ठीक है सर। उसके बाद समझ लीजिए 10%, 20%, 30% लगता है और एक आइटम पे नहीं लगता, लेकिन आपने सेट में मंगाया है, तो टोटल 500 रुपए का सेट पे हाईएस्ट रेट लगा दीजिए। क्या ये पॉइंट 100% क्लियर है? यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल्स नॉट लायबल टू ड्यूटी चार्जेबल टू ड्यूटी एट द रेट एट विच आर्टिकल्स लायबल
विथ रेफरेंस टू वैल्यू आर लायबल एज पर क्लॉज बी। मतलब ये मैंने आपको समझा दिया। समझ लीजिए एक आइटम पे ड्यूटी नहीं है लेकिन बाकी सब पे 10% है तो 10% लगा दे। एक आइटम पे ड्यूटी नहीं है लेकिन बाकी सब पे 10, 20, 30 है तो हाईएस्ट रेट लगा दीजिए। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है एक्सेसरीज का बात। अगर समझ लीजिए आपने इंडिया के बाहर से एक्सेसरीज, पार्ट्स एंड इंप्लीमेंट्स मंगाए हैं तो सर अगर समझ लीजिए कोई आइटम मंगाया, आइटम के साथ समझ लीजिए कोई एक्सेसरी पार्ट्स वगैरह आ गया है तो क्या होगा। तो इन्होंने बोला इफ एक्सेसरीज पार्ट्स इंप्लीमेंट कंपल्सरी सप्लाइड अलोंग एंड नो सेपरेट चार्जेस। समझ लीजिए आपने इंडिया के बाहर से एक फोन मंगाया और उसके साथ एक एक्सेसरी कंपल्सरी दिया गया है और कोई सेपरेट चार्जेस नहीं लिया गया तो मेन आर्टिकल एंड एक्सेसरीज पार्ट्स और इंप्लीमेंट चार्जेबल टू सेम रेट ऑफ ड्यूटी। मेन आर्टिकल का जो रेट ऑफ ड्यूटी है वही लगा दिया जाएगा। उसके बाद इफ एक्सेसरीज पार्ट्स कंपल्सरी सप्लाइड अलोंग और उसके लिए सेपरेट चार्जेस भी लिया गया है तो सर सेपरेट चार्जेस जब दोनों आइटम के लिए लिया गया है तो इंडिविजुअल रेट्स लगा दीजिए, उन लोगों के जो इंडिविजुअल रेट्स है। अब मेरा एक आइटम है सर, उस पे जो मेन आइटम है उस पे उसका रेट और आर्टिकल के लिए उस पे उसका रेट, क्योंकि मेरे पास सेपरेटली अमाउंट है। उसके बाद इफ आर्टिकल एक्सेसरीज पार्ट्स और इंप्लीमेंट ऑप्शनली सप्लाइड अलोंग एंड नो सेपरेट चार्जेस तो सर ये बोल रहे हैं इस केस में आप हाईएस्ट रेट लगाइएगा। और सर अगर ऑप्शनली सप्लाइड अलोंग है और सेपरेट चार्जेस लिया गया है तो सर उनका जो रेस्पेक्टिव रेट्स है वो लगा दीजिएगा। यही पॉइंट है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए उसके बाद आता है एक्सपोर्ट वैल्यूएशन। बाबा एक्सपोर्ट वैल्यूएशन का केस में मैंने आपको सिर्फ इतना ही बोला है ताकि आपको एग्जाम पर्पस के लिए हैंडल हो जाए। तो सर एक्सपोर्ट वैल्यूएशन जब भी आप कर रहे हो, इंडिया से इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सर एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन देखना पड़ता है। वैल्यू मतलब एफओबी वैल्यू इनटू रेट ऑफ एक्सचेंज इनटू रेट ऑफ ड्यूटी। और एक्सपोर्ट का केस में कभी भी सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता है। एफओबी इंटू रेट ऑफ एक्सचेंज इंटू रेट ऑफ ड्यूटी आपको कस्टम ड्यूटी मिल जाएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज एंड रेट ऑफ ड्यूटी मैंने आपको यही बोल दिया है। और एफओबी तो सर इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंडियन पोर्ट पे जो वैल्यू होगा उसे एफओबी बोला जाता है। राइट एवरीवन, यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन अंडर कस्टम्स क्लोज करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल, डन। क्लासिफिकेशन का चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना एक बच्चा क्वेश्चन आंसर करके जाएगा उतना उसे एग्जाम में इजी लगेगा। क्वेश्चन आंसर कर ले बेटा, ए ग्रेड है, 6 से 8 मार्क एग्जाम में पूछ लेंगे। राइट एवरीवन, क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू वैल्यूएशन। सुनिए एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं। वैल्यूएशन चैप्टर में अगर आप जाके देखोगे तो एक छोटा सा अमेंडमेंट इधर बोला गया है। सेक्शन नंबर 14 रिलेटेड एक छोटा सा अमेंडमेंट जो बोला गया है, मैं आपको बोल देता हूं, ये टोटल बकवास अमेंडमेंट है, सुन लीजिए फिर भी आपको बता देता हूं मैं। सेक्शन नंबर 14 में अमेंडमेंट किया गया है क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, लोग अंडर वैल्यूएशन कर रहे थे। सर सेक्शन नंबर 14 अमेंडेड टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ अंडर वैल्यूएशन इन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स में क्या हो रहा था, लोग अंडर वैल्यूएशन करके ला रहे थे। तो इन्होंने क्या बोला, सेक्शन नंबर 14 हैज बीन अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट to include provisions for rules enabling the board to specify the additional obligation of the importer in respect of class of goods। कुछ class of goods के लिए जो importer को additional obligation, ये बोल रहे हैं कि सेक्शन नंबर 14 में हमने अब प्रोविजंस डाल दिए हैं फॉर रूल्स फॉर एनेबलिंग द बोर्ड टू स्पेसिफाई एडिशनल ऑब्लिगेशन। बोर्ड क्या कर सकती है, सीबीआईसी एडिशनल ऑब्लिगेशन दे सकती है ऑफ इंपोर्टर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लास ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। कुछ क्लास ऑफ इंपोर्टेड गुड्स जिनमें गवर्नमेंट को लगे कुछ घपला हमेशा होते रहता है, उन गुड्स के इंपोर्टर को गवर्नमेंट एडिशनल ऑब्लिगेशन दे सकती है, उसका पावर गवर्नमेंट के पास आ गया है। तो यही हुज वैल्यू इज नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड करेक्टली, द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ सच गुड्स एंड द चेक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स, उसके लिए गवर्नमेंट ने दिस अमेंडमेंट इज ए मेजर टू एड्रेस द अंडर वैल्यूएशन इन केस ऑफ इंपोर्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम 30th of March 2023। फॉलोइंग अमेंडमेंट हैव बीन कैरिड आउट बाय फाइनेंस एक्ट इन सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 में सर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रूल बना रखे हैं, कब मानेंगे, बायर एंड सेलर रिलेटेड है। द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू in respect of goods where there is no sale or the buyer and seller are related and price is not the sole consideration, the manner of acceptance or rejection of value declared by the importer or exporter as the case may be। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट बोल रहे हैं अब एडिशनली ये अमेंडमेंट आ गया यहाँ पे, द एडिशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द इंपोर्टर, गवर्नमेंट बताएगी, रूल्स बना के बताएगी, ठीक है, the additional obligation of the importer in respect of any class of imported goods and
the checks to be exercised including the circumstances and manner of exercising thereof. कब कब क्या क्या चेक्स एक्सरसाइज करने पड़ेंगे as the board may specify. अभी तक बोर्ड ने कोई रूल्स ऐसे बनाए नहीं है. where the board has reason to believe that the value of the goods may not be declared truthfully or accurate having regards to the trend of the value declared of such goods or any other रिलेवेंट क्राइटेरिया. इसके लिए बेसिकली बोर्ड क्या कर सकती है कि सर लोग बहुत सारा उल्टा पुल्टा वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके लिए बोर्ड अगर चाहे तो सर बोर्ड एडिशनल रूल्स बना सकती है. बट अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, तो ये टोटल बकवास काइंड ऑफ अमेंडमेंट है. बस बोर्ड के पास पावर आ गया है कि द एडिशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द इंपोर्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ गुड्स एंड द चेक्स टू बी एक्सरसाइज इंक्लूडिंग सर्कमस्टेंस एंड मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग देयर ऑफ एज द बोर्ड में स्पेसिफाई. अभी तक ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो बेटा छोड़ दे, कुछ नहीं है. ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है. अमेंडमेंट कुछ नहीं था, वैल्यूएशन चैप्टर में जो पढ़ाया था वही है, पढ़ के चले जाना अच्छे से. ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है. क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स.